फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। एक दो क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अवश्य पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में। और फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति ही भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद दोस्तों कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 52 है वो यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वह कभी भी रिक्त नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वह भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है। जैसे कि वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वह कभी भी रिक्त नहीं होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति आपने सुना होगा कई बार। भारत के राष्ट्रपति का यदि पद किसी कारणवश खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो दोस्तों उस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। और दोस्तों राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका पद किस कारण से रिक्त होता है? मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक, या पद त्याग हो जाता है, या फिर स्वतः वह पद त्याग करते हैं, या फिर महाभियोग द्वारा उनका निष्कासन किया जाता है। इन सभी कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अगर जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति बन जाता है, या फिर उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने का कारण मृत्यु, पद त्याग या फिर महाभियोग द्वारा हटाया जाना है तो इन स्थितियों में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर पुनः चुनाव आवश्यक होता है। यानी कि भारत की सरकार राष्ट्रपति का पद यदि मृत्यु हो जाती है अचानक, या राष्ट्रपति स्वतः त्याग पत्र दे देता है, या फिर उसको महाभियोग द्वारा संसद के द्वारा हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद उसकी जो रिक्त हुई थी जिस तारीख से, उस तारीख से 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाता है। और इस बीच में भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वह उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाते हैं। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है संघ की, वह राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों से इस संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है या फिर स्वतः प्रयोग करते हैं। अब जान लेते हैं भारत की संघ की जो कार्यपालिका है उसमें शामिल व्यक्ति। तो दोस्तों उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और
महान्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, इससे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आप इसको, जो संघ की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, उसके साथ साथ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, इनके नाम आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। कई बार अपने स्वतः वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, कई बार अपने अधीनस्थ अधिकारियों से। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री दोस्तों जो होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, जैसे कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। और दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख करता है। भारत के संविधान में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वह आर्टिकल 54 में उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जनता मतदान नहीं करती है। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें दोस्तों मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख करता है, यानी कि प्रोसेस का, प्रक्रिया। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। जैसे पहले मैंने बताया है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो मतदान की प्रक्रिया होती है वह गुप्त मतदान प्रक्रिया होती है। एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों आर्टिकल जो 53 है, 54, 55 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख करता है। दोस्तों राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक भारत का राष्ट्रपति रहता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के द्वारा पद त्याग कर सकता है। और तीसरा दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगला आर्टिकल है फ्रेंड्स अनुच्छेद 57 जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख करता है। तो राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक मैक्सिमम अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं या जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख करता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है और सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं है, तो वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं जो हैं वह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 59 अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी विधानसभा का भी सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ के पद भी धारण नहीं करेगा। और दोस्तों राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 60 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। जो ओथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है उससे संबंधित अनुच्छेद है 60। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो दोस्तों उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 61 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दोस्तों कई बार बच्चों को यह समझ नहीं आता है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रूप से समझाने वाला हूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और यह हटाने की जो प्रक्रिया है संसद में शुरू होती है, इसको आप याद रखिएगा।
और एक कारण है संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, जब भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उस प्रस्ताव पर संसद के उस सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हों। और दोस्तों, जो भी सदन महाभियोग प्रस्ताव लाता है उसको 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और उसके पश्चात दोस्तों, जब कोई सदन आरोप लगाता है उसके पश्चात वह दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में क्या होता है कि उस आरोप की दूसरे सदन के द्वारा जांच कराई जाती है। और उस जांच के पश्चात यदि आरोप 2/3 बहुमत से दूसरे सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो दोस्तों, राष्ट्रपति को उस तारीख से अपने पद से हटना होता है जिस तारीख को प्रस्ताव लाया गया था। भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रपति दोस्तों महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। तो आप अनुच्छेद 61 याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है। दोस्तों, भारत का एकमात्र व्यक्ति है जिस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वह है राष्ट्रपति। इसको भी आप याद रखिएगा। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसे हटाया जा सकता है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को सजा को माफ करना, विलंबन करना, राहत छूट देना या उसकी सजा को निलंबित करने या लघुकृत करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसी सलाह अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को जब पुनर्विचार के पश्चात कोई सलाह दी जाती है तो उसको उस सलाह अनुसार कार्य करना निश्चित हो जाता है। अगला दोस्तों अनुच्छेद है 75। संघ सरकार के मंत्रियों के बारे में उपबंध करता है और यह राष्ट्रपति से कैसे संबंधित है इस मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, और जो अन्य मंत्री होते हैं केंद्र सरकार के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और राष्ट्रपति ही सभी मंत्रियों को शपथ दिलाता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह ऐसा करता है। जो संघ सरकार की मंत्रिपरिषद होती है फ्रेंड्स, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर, यानी कि मंत्रिपरिषद का यदि एक व्यक्ति अपना पद त्याग करता है तो पूरी मंत्रिपरिषद अपना पद त्याग करती है। मंत्रिपरिषद में दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री समेत भारत की लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 76 भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सरकार का वकील कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, इसको आप याद रखिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने योग्य हो। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। अगला अनुच्छेद दोस्तों 352 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, भारत में आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, और निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। और वह परिस्थितियां कौन सी हैं? भारत के संविधान में 3 परिस्थितियां उल्लेखित हैं। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, कोई देश जब आक्रमण करता है, या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो इन 3 परिस्थितियों में भारत
का जो राष्ट्रपति है वह आपातकाल की घोषणा भारत में कर सकता है। अगला अनुच्छेद है 356, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या फिर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उस राज्य में उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? 356। अनुच्छेद 360 दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 360। और अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं, इनको आप याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।